ओके, तो एक बार शुरुआत से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले चीजें देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट जो होती है अपनी, सबसे पहले स्ट्रेस को समझते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय सम लोड और एक्सटर्नल फोर्स इज अंडरगोज डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप और डायमेंशन. During deformation, the material of the body resists the tendency of the load to deform the body. This resisting force called stress. ठीक है, कोई भी बॉडी हम लेके चलते हैं, कोई भी हमारे पास, जैसे तुम्हारा नॉर्मली पेन हो, बुक्स हो, चेयर हो, टेबल हो, कोई भी तुम्हारे पास बॉडी है, ठीक है, और उस पर क्या करते हैं हम लोग, लोड अप्लाई करते हैं. जैसे तुमने देखा होगा कि बच्चों वाली चेयर जो होती है छोटी वाली, उस पर अगर कोई बड़ा आदमी बैठता है, लोड अप्लाई होता है तो वो टूट जाती है, उसकी शेप में चेंज आता है, उसकी डिफॉर्मेशन, बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेस. की उस बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई हुआ और वो ब्रेक हो गई, टूट गई. ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, नोट करते रहा करो. ठीक है, अब देखो, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, अब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप एट ए पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल लोड. कि स्ट्रेस को इस तरह डिफाइंड किया जाता है कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, कोई भी बॉडी है, वो ब्रेक होने से पहले जितना फोर्स बियर कर सकती है, झेल सकती है, वही उसका स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस पॉइंट. स्ट्रेस पॉइंट जब क्रॉस हो जाएगा तो वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. ओके, अब टाइप ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होता है टेंशन, कंप्रेशन, शियर. तीन तरह के अपने सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं, टेंशन, कंप्रेशन और शियर. इनडायरेक्ट स्ट्रेस आएगा अपना बेंडिंग और टॉर्जन. ठीक है, ये दो तरह के अपने इनडायरेक्ट स्ट्रेस हैं, कि सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस में टेंशन, कंप्रेशन, शियर, और इनडायरेक्ट स्ट्रेस में बेंडिंग और टॉर्जन. ठीक है, इसे भी समझ लेंगे. ठीक है, अब देखो टेंशन स्ट्रेस. ठीक है, तो हमने सिंपल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस में देखा था. टेंशन स्ट्रेस क्या, अब जैसे ये बॉडी है कोई, ठीक है, ये बॉडी है अपनी, अब इसे मैंने दोनों तरफ से पकड़ के खींचा. ठीक है, टेंशन अप्लाई की तो बीच वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी. ठीक है, तो किसी भी चीज को हम पकड़ के खींचते हैं तो बीच में से ही टूटती है, जनरली बीच में से ही टूटती है वो हमारी. तो उस पार्ट में स्ट्रेस डेवलप होता है, जितना वो बियर कर सकता है, जितना वो झेल सकती है उसे, उतना झेलेगी स्ट्रेस फोर्स को, बियर करेगी, और जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो बीच में से टूट जाएगी. तो टेंशन स्ट्रेस बीच में आता है. ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रेस ये है कि हम किसी चीज को पकड़ के बीच में से दबाते हैं. ठीक है, हमने दोनों तरफ से फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है, देखो फोर्स अंदर, पी अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है, तो उसके बीच वाले पार्ट में, ठीक है, सेंटर में ही स्ट्रेस डेवलप होगी, वो बीच में से दबने की कोशिश करेगा, नीचे ऊपर उसका साइज बढ़ने की कोशिश करेगा. तो कंप्रेशन स्ट्रेस ये हो गया. अब देखो शियर स्ट्रेस. अब शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि शियर स्ट्रेस में ये है कि अपना एक बॉडी कोई रखी है, उसके ऊपर दूसरी बॉडी है. जैसे यहाँ देखो कि ये बॉडी रखी है,
कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा मटेरियल, जब वो आपस में एक दूसरे पे सीयर करके नॉर्मली अपने रगड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो बोलते हैं सीयर, सीयर स्ट्रेस आ रही है इस जगह पे, ठीक है। तो इसके जो पूरे पार्ट पे सीयर स्ट्रेस आएगी। सबसे अच्छा इसे समझने के लिए देखो, कोई जैसे कोई लोहे का मेटल का कोई पार्ट है, आयरन का, और उसमें बोल्ट जहाँ लगा रहता है, ठीक है, हमने कोई दो चीजें जोड़ रहे हैं, जैसे कोई प्लेट, हमने कोई चीज जोड़नी है, उसके ऊपर कोई प्लेट लगा के हम दोनों तरफ बोल्ट या रिविट लगा देते हैं। तो क्या है, जब वो हिलती है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर आ रहा है, तो उससे क्या होता है, जो बीच वाला जो रिविट की है ना, ये इस पर लोड स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि टूट जाता है, बीच में से ब्रेक हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है। अब देखो डी अब अपना सेकंड था जो इनडायरेक्ट स्ट्रेस में, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग क्या है कि हमारे पास जैसे मान के चलो कोई कॉलम वगैरह है, कोई भी चीज है, मतलब कोई भी चीज, जैसे कॉलम ही समझो कि कॉलम सीधा खड़ा रहता है अपना, उस पर हम नीचे ऊपर से फोर्स अप्लाई होता है, नीचे ऊपर से जब फोर्स अप्लाई होगा तो बीच में से बैंड होने की कोशिश करेगा वो, इस तरह से बीच में बैंड होने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, की बैंड होने की कोशिश करेगा, ये इधर से बैंड हो जाएगा, इधर से बैंड हो जाएगा, या बीच में से बैंड हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना टॉर्जन स्ट्रेस। ठीक है, टॉर्जन स्ट्रेस ये है कि हमने कोई बॉडी पकड़ी, ठीक है, अब कोई हमने बॉडी पकड़ रखी है, वो एक तरफ तो राइट हैंड की तरफ घुमा रहे हैं और एक तरफ से उसे लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा रहे हैं, जैसे किसी चीज को पकड़ के मोड़ते हैं ना, तो वही वाला उसी इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्जन स्ट्रेस। जब उस बॉडी में जो स्ट्रेस अप्लाई होगा उसे बोलेंगे टॉर्जन स्ट्रेस। टेंशन स्ट्रेस देख लिया हमने। कंप्रेशन स्ट्रेस, जब दोनों को पकड़ के दबाओगे। शियर स्ट्रेस में अगर एक दूसरे के ऊपर चीजें कोई मूव कर रही है तो वहाँ शियर स्ट्रेस आएगा। फिर बेंडिंग स्ट्रेस है, अगर कॉलम वगैरह कोई ऊपर नीचे से फोर्स लगाएंगे तो। और टॉर्जन स्ट्रेस अपना अगर एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। ओके। अब देखो, वी डिनोटेड स्ट्रेस फ्रॉम सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इस साइन से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को। और स्ट्रेस की यूनिट देखते हैं। देखो, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है पी अपॉन ए, प्रेशर अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब कोई भी बॉडी है, उसका एरिया कितना है और उस पर कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो उसी से स्ट्रेस निकल जाएगा। फिर यूनिट ऑफ स्ट्रेस में देखेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस में देखो, एक न्यूटन अगर देखा जाए तो स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल टू होता है पास्कल। ठीक है, एक मेगा पास्कल में होते हैं 10 की पावर 6 पास्कल। ठीक है, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एक गीगा पास्कल में होते हैं 10 की पावर क्यूब मेगा पास्कल। ठीक है, इन्हें नोट करना चाहो तो इन्हें नोट कर लो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते रहना, मैं बताता रहूंगा। अब ये हो गया अपना स्ट्रेस कंप्लीट। अब देखते हैं स्ट्रेन के बारे में, कि किसी बॉडी पे स्ट्रेस तो आएगा ही। बॉडी पे जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे हम, तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब वो ब्रेक होगी, अपनी शेप से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज होने से पहले जितना लोड वो बियर कर सकती है उससे स्ट्रेस बोलते हैं। और जब उसकी बॉडी में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्ट्रेन। की बॉडी में स्ट्रेन आ गया, बॉडी में चेंज हो गया, बॉडी डिफॉर्म हो चुकी है।
ये देखो स्ट्रेन होता है, बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड व्हेन रिलेटिव पोजीशन बिटवीन पार्टिकल विल चेंज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक, इसका मीन्स ये है कि ये बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड, एक बॉडी को पकड़ के खींचा जाता है और उस पोजीशन तक खींचा जाता है कि इसके बीच के जो पार्टिकल होते हैं, हमारी बॉडी भी में देखोगे तुम्हारी हड्डियां होती हैं, अंदर स्किन होती है, ब्लड होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। इसी तरह कोई भी मटेरियल जब बनता है तो उसके जो पार्टिकल हैं, उसके पार्टिकल में जब चेंज आ जाएगा, इतना लोड हम अप्लाई कर देते हैं, उसके पार्टिकल में चेंज आ जाते हैं। ओके, तो उसके पार्टिकल में जो चेंजेस आते हैं उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वही स्ट्रेन होता है। तो अपना डिफॉर्मेशन देखते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या है। डिफॉर्मेशन का मीन सब समझ ही रहे हैं अपना, कि इट इज द टोटल चेंज इन डायमेंशन कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, कि बॉडी में जो टोटल चेंज आया है उसके डायमेंशन में, उसे डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब डिफॉर्मेशन होता है टोटल चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, अब टोटल चेंज इन डायमेंशन कैसे निकालेंगे, कि किसी भी बॉडी का जो पहले डायमेंशन था, उसके बाद वो बॉडी ब्रेक हो गई, उसकी शेप में चेंजेस आ गए, तो फाइनल डायमेंशन माइनस इनिशियल डायमेंशन। इस तरह से मान के चलो कि कोई बॉडी तुम्हारे पास है, या कोई भी चीज तुम्हारे पास है, उसका जैसे बुक है तुम्हारी, ठीक है, बुक का डायमेंशन तुम्हारे पास था कि 5x10 की बुक थी। ठीक है, तो उसका एरिया टोटल हमने निकाल लिया कि 5x10 का है, तो 50 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल एरिया हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, हम उसे पकड़ के खींचते हैं। ठीक है, तो पकड़ के खींचने पे क्या होगा, वो फट जाएगी या चेंजेस वगैरह हो जाएंगे। फटने के बाद वो आधी रह गई मान लो, तो उसका जो फाइनल डायमेंशन तो हो गया, जो आधी रह चुकी है, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन बॉडी में आया, बॉडी में चेंजेस हो गए। ठीक है, तो फाइनल डायमेंशन हो गया कि हमने 50 थी, आधी रह गई, तो हमारा वो 25 सेंटीमीटर आधा हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 25 माइनस 50 मतलब -25। तो स्ट्रेन जो होगा वो तुम्हारा माइनस में आएगा हमेशा। अब जैसे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, और स्ट्रेन को करते हैं रिप्रेजेंट साई से। ठीक है, इस तरह का साइन होता है साई का। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, कि डायमेंशन में क्या चेंज आया अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेन को स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और साई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेस इन लेंथ डायमेंशन में होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और ई इक्वल टू हो गया लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, किसी भी बॉडी को तुमने देखा है पकड़ के हम लोग खींचते हैं, टेंशन स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो लेंथ जब बढ़ेगी तो हमारा स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो टेंसाइल जो होता है टेंसाइल स्ट्रेन वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और कंप्रेशन स्ट्रेन जो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन वो हमेशा नेगेटिव में होगा। किसी चीज को पकड़ के दबाएंगे तो उसकी जो टोटल चेंज इन लेंथ में आएगा, जो फाइनल डायमेंशन होगी वो कम हो जाएगी। इस तरह से डायमीटर में जब करेंगे तो चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया डेल डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल फाइनल माइनस डेल इनिशियल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आएगा हमेशा नेगेटिव में आएगा। इस तरह से देखिए कि टेंसाइल स्ट्रेन है अपना और कंप्रेसिव स्ट्रेन है। अगर किसी चीज को हम पकड़ के खींचते हैं तो उसका देखा है कि लेंथ बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो ये हमेशा लेंथ बढ़ के आएगी, तो पॉजिटिव में आ गया। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब हमने किसी चीज को पकड़ के दबाया, ठीक है, तो देखो उसकी नीचे लेंथ घट जाएगी, उसकी ओरिजिनल लेंथ कम हो जाएगी, वो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी, पर उसकी लेंथ घट जाएगी। तो ये अपना स्ट्रेस स्ट्रेन की बातें होगी। ठीक है, उसके बाद देखो जो मेन अपना सॉम में आते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, तुम्हारे ये चीजें हम सॉल्व करना जो सीखते हैं, वो आते हैं अपने बेंडिंग मूवमेंट पे, जो बीम कॉलम को किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ठीक है? क्या क्या उन पर लोड आते हैं, कैसे कैसे लोड निकालते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने बीम की, टाइप्स ऑफ बीम क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे बीम है अपनी, ठीक है, नॉर्मली तुम देखोगे अपना कॉलम इस तरह से होता है, ठीक है, ये अपनी बीम है। ठीक है, ये अपना कॉलम हो गया। ठीक है, ये अपनी बीम है। ठीक है, ये हो गया कॉलम और बीम। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना इस क्लास में जब भी रहो तो अपने पास रजिस्टर और पेन लेके रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जब करते रहोगे तभी सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। तो सबसे पहले आती है अपनी सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। पहला अपना क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड, SSP। सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मीन्स इस तरह से है,
कि हमने किसी भी बीम को सिंपली सपोर्ट कर दिया, दोनों तरफ कॉलम है उसके और दोनों के ऊपर बीम रखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सिंपली सपोर्टेड है वो। हाँ, ठीक है। तो ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई कि हमारे ये दोनों कॉलम है, इसके ऊपर बीम रखी हुई है। फिर आती है अपनी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है वो देखो। कैंटिलीवर बीम में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, पर इसमें एक तरफ सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। अब इसका एक जैसे अपने सिंपली सपोर्टेड बीम तो हमारे घर वगैरह जितने बनते हैं हमने देखा है कि दोनों तरफ कॉलम होते हैं, उसके ऊपर बीम होती है। कैंटिलीवर बीम घर में देखा जाए तो हमारी जो बालकनी होती है ना, बालकनी वगैरह में जब भी तुम देखोगे कि आगे हम बढ़ा देते हैं 2 फुट 3 फुट 4 फुट, ठीक है, तो वहाँ कैंटिलीवर बीम का यूज होता है कि एक तरफ तो हमारा कॉलम होता है और आगे वो बीम लटकी हुई होती है, झूली हुई होती है, उसी को बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। यहाँ देखो सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इसे दोनों तरफ से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमने दोनों तरफ से अपनी बीम को सपोर्ट दे दिया है दोनों तरफ से, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम में देखो कि हमने एक तरफ से सपोर्ट दिया, दूसरी तरफ से फ्री है, ठीक है। एग्जांपल इसका बालकनी हो गया, ठीक है। फिर ओवर हैंग बीम आती है, ओवर हैंग बीम, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमने बीम ली हुई, ए बी अपने दोनों सपोर्ट है। अब क्या होता है, हमने एक तरफ सपोर्ट दे दिया, एक तरफ सपोर्ट दे दिया और एक तरफ उसे कैंटिलीवर से छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ये वाला था कि हमने एक इस वाले में दोनों कॉमन चीजें कर दी कि हमने सिंपली सपोर्टेड दी और उसके बाद कैंटिलीवर दे दिया, तो इसी को बोलते हैं ओवरहैंग बीम, ठीक है। फिर फोर्थ होती है अपनी कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम में लोड आते रहते हैं, मतलब सपोर्ट आता रहता है, बीम चलती रहती है, सपोर्ट आता रहता है। जैसे तुम कोई बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, बिल्डिंग बनती रहती है, तो पहले क्या करते हैं, उसका फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। सबसे पहले उसमें कॉलम आते हैं, फाउंडेशन रेडी होता है, कॉलम बनते हैं, फिर बीम डलती रहती है, फिर कॉलम करते हैं, बाद में स्लैब डालते हैं उनके ऊपर। तो उसी तरह चलता रहता है कि दोनों तरफ बालकनी मान लो तो हमने बीच में सपोर्ट दिए, कॉलम दिए और बीम डालते चले गए, ठीक है, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर बना हुआ। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ लोड। ये तो हमने बीम पढ़ लिए, अब बात करते हैं लोड की, ठीक है। लोड क्या है अपना, अब जैसे बीम पे अलग अलग लोड आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना है पॉइंट लोड, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझो इसे। जैसे अपनी ये बीम है कोई, ठीक है, हमने एक ही पॉइंट पे लोड लगा दिया, इसकी एक ही स्पेशल पॉइंट पे, माना कि जैसे इस बीम की हमारा 10 मीटर लेंथ थी बीम की, ठीक है। हमने एक ही पॉइंट पे इसके सेंटर में 5 मीटर पे हमने लोड अप्लाई कर दिया, तो कहते हैं ना सबसे डेंजर लोड जो होता है अपना पॉइंट लोड ही होता है, ठीक है। कि अब इस तरह समझो कि हमारी किसी से मान लो जैसे हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है, ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में चोट लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर किसी स्पेशल पॉइंट पर ही कोई चोट लगती है, माना कि जैसे हमारी पूरी बॉडी से कोई कार टकराती है, ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में चोट लगेगी, ठीक है। पर ये होता है कि हमारे हाथ में चोट लगी तो हमारा हाथ टूट जाता है, पैर में चोट लगी तो पैर टूट जाता है, ठीक है। तो वही होता है कि जैसे स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था कि फोर्स अपॉन एरिया, कि जितना ज्यादा एरिया होगा, जितने ज्यादा एरिया पर फोर्स लगेगी उतना स्ट्रेस कम होगा, ठीक है।
हमारे कम एरिया है, माना कि फोर्स हमारी आई 100 किलो न्यूटन की, एरिया था हमारा 5, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा हो जाएगा। पर हमारा एरिया भी अगर 100 मीटर हो तो 100 का ही लोड आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट लोड सबसे डेंजर होता है। डेफिनेशन देखते हैं, इट इज वेरी स्मॉल एरिया एज कंपेयर टू सरफेस एरिया, इट इज एक्चुअल कंडीशन पॉइंट लोड इज हार्मफुल फॉर द सिस्टम, इट रिड्यूस द सरफेस ऑफ इट रिड्यूस द सरफेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम की सरफेस को रिड्यूस कर देता है, कम से कम कर देता है। फिर अपना यूनिफॉर्मली या यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल। ठीक है, अब यूडीएल में क्या होता है, जैसे ए और बी हमारी बीम के दोनों, ए साइड है ये बी साइड है, इस पे क्या करा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। कोई माना कि 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, हमने पूरे पे डाल दिया। जैसे कि मान लो चलो कोई कमरा है हमारा, कोई रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारा बेड रखा है, अलमारी रखी है, चेयर टेबल सारी चीजें रखी हुई है, तो हमने सारा सामान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये नहीं है कि बेड जिस जगह पर रखा है उसी के ऊपर टेबल चेयर अलमारी सारा वेट केवल उसी के ऊपर आ, केवल एक स्पेशल पॉइंट पे आ रहा है। हमने पूरे रूम में सामान अपना रख रखा है, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल। फिर अपना थर्ड है यूनिवर्सली वेरिंग लोड। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ए और बी दे रखा है, बी के अपने बीम के पॉइंट, ए पॉइंट पे क्या होता है, ज्यादा लोड है, ठीक है, थोड़ा सा बी की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब ए पे 10 है तो बी पे आके 0 हो गया, तो इसी को होते हैं यूनिवर्सली बेयरिंग लोड। कि लोड तो पूरी बॉडी पे है, पर क्या होता है कि वो एक तरफ से शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सली बेयरिंग लोड। ठीक है, तो अपनी बीम देख ली, 4 तरह की बीम हो गई अपनी, और 3 तरह का अपने पास लोड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट्स में देखते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, अब फिक्स सपोर्ट में देखते हैं कि हमने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया कि मूव नहीं हो रही है। ठीक है, कि हमने मान के चलो जैसे बीम होती है, अपने कॉलम लगे हुए हैं, कॉलम में बीम अपनी फंसी फिक्स हो गई, बीम मूव नहीं हो सकती किधर भी तरफ, तो इसी को बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। फिर आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या होता है, एक तरफ तो फिक्स रहती है और एक तरफ फ्री रहती है। ठीक है, तो उसी हिंज, जैसे अपने नॉर्मली एग्जांपल देखो, रूम जो होता है, रूम उसमें जो गेट लगे होते हैं, उसमें एक तरफ तो फिक्स रहती है, एक तरफ से तो कहीं नहीं जाती, पर एक तरफ से मूवेबल होती है, हम गेट को अंदर भी खोल लेते हैं बाहर भी खोल लेते हैं। ठीक है, तो वो एक तरफ से हिंज लगा देते हैं, उसके अंदर तुमने देखा होगा कब्जे जिसे बोलते हैं, वो स्टील या आयरन के तुम्हारे कब्जे लगे हुए होते हैं, जिसको मूव होती रहती है अंदर बाहर। थर्ड है अपना रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर सपोर्ट अपने सपोर्ट लगा हुआ है कोई भी, उसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, टायर लगे हुए हैं, वो किधर भी मूव हो सकती है, उसी को बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं जो ब्रिज जो अपने रेलवे के ब्रिज वगैरह जो बनते हैं ना, इसका एग्जांपल है रेलवे का ब्रिज जो होता है। अब रेलवे के ब्रिज में होता है कि जैसे तुम्हारी गुड्स में आ रही है, कोई मालगाड़ी आ रही है, स्पीड में आ रही है, बहुत लोड लेके आ रही है, नॉर्मली तुम एक वो भी देखोगे जो गुड्स ट्रेन का एक डिब्बा होता है, जिसमें से कोयला या सीमेंट चीनी वगैरह भरी रहती है, कोई भी सामान, उसमें तुमने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि अधिकतम लोड 70 टन 80 टन। तो एक डिब्बे में 70-80 टन है, ऐसे उसमें 20-20 30-30 डिब्बे होते हैं और ज्यादा भी डिब्बे होते हैं, तो सोचो कितना लोड लेके आती है वो साथ अपने। तो स्पीड में आ रही है मूविंग ट्रेन, तो क्या होता है कि इस तरफ से मानो कि ट्रेन अपनी मूव हुई ब्रिज के ऊपर। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट हम इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा बहुत तो मूव करने की आगे कोशिश करेगी, कोई चीज लोड से आ रही है तो उसमें क्या होता है कि हम रोलर सपोर्ट लगाते हैं कि इस तरफ से कोई आती है तो थोड़ा सा ही मूव हो जाएगा ब्रिज, और आगे जाके हल्का सा जो वाइब्रेशन आएगा मूवमेंट को बियर कर सके। अगर बिल्कुल ही दोनों तरफ से सही सपोर्ट होगा, लोड आता है तो इतना वाइब्रेशन हो जाएगा कि बीच में से वो कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा। टाइप्स ऑफ लोड देख लिए हमने, टाइप्स ऑफ सपोर्ट देख लिए, और टाइप्स ऑफ बीम देख ली। ठीक है, अब सब अपना एक रजिस्टर निकाल के बैठो और इसको नोट करना। ठीक है, अभी पहले हम रिएक्शन हमारे, देखो 3 तरह की चीजें होती हैं।
अगर बोथ एंड उसके फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड बीम भी बोल देते हैं इसी तरीके से। अब एक रजिस्टर और पेन लेके बैठो अपना, जब भी सॉन्ग की क्लास होगी रजिस्टर और पेन लेके बैठना, सभी क्लास में बैठा करो, चीजें अपनी नोट करते रहा करो। ठीक है, अब लेके चलते हैं सिंपली सपोर्टेड का एग्जाम्पल। सिंपली सपोर्टेड बीम का कभी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आता है कोई, तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ए सपोर्ट है, इसका बी सपोर्ट है। ठीक है, तो दो लोड आ रहे हैं अपने, पॉइंट लोड है दोनों। ठीक है, एक 20 किलो न्यूटन का है, एक 10 किलो न्यूटन का है। ठीक है, टोटल अपनी बीम की लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब ये है कि हमारे बी पॉइंट से पहले लोड की जो 20 किलो न्यूटन लोड है उसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, टोटल अपना 10 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो, जब भी कंप्लीट बीम का पूछेगा क्वेश्चन तो उसमें बोल दे देगा ये सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग टू लोड्स, 2 पॉइंट लोड्स, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन रेंज की लेंथ दे देगा। तो मैं उस पूछेगा कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन निकालते हैं कि ए पॉइंट पे है कितना लोड आएगा और बी पे कितना लोड आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है अपना, स्टेप में हम रिएक्शंस निकालते हैं। सेकेंड में शियर फोर्स निकालते हैं, और थर्ड में बेंडिंग मोमेंट।
तीन स्टेप होते हैं इसके। अब पहले स्टेप को देखो, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, यूनिट लेस होता है स्ट्रेन। यस, कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब देखो, पहला अपना न्यूमेरिकल है, अब इसमें रिएक्शन देखते हैं अपनी, ठीक है। तो हम, ये अपना क्वेश्चन, ए और बी पॉइंट है, 10 मीटर लेंथ है, 4 मीटर पे 20 आ रहा है, फिर 2 मीटर बाद 10 आ रहा है, फिर 4 मीटर बची है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन एट बी सपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में बी सपोर्ट से रिएक्शन निकालते हैं अपनी, इस तरफ से चलते हैं, ठीक है। तो इस तरफ से फॉर्मूला लगाएंगे कि लोड डब्ल्यू, ठीक है, जो अपना डब्ल्यू लोड को डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, डब्ल्यू अपॉन टोटल लेंथ इंटू रिमेनिंग लेंथ, ठीक है। इन चीज़ों को लिख लो रजिस्टर में कि आर बी इज इक्वल टू, अपना जब निकालेंगे आर बी रिएक्शन एट बी साइड या बी सपोर्ट, तो उसमें डब्ल्यू अपना अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है, इनटू रिमेनिंग एल, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हुए समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को, पहले इस फॉर्मूला नोट कर लो कि डब्ल्यू अपॉन टोटल लेंथ इंटू रिमेनिंग लेंथ प्लस डब्ल्यू अपॉन एल इंटू रिमेनिंग लेंथ, ठीक है। समझो, पहले इसे देखो, आर बी इज इक्वल टू, सबसे पहले इधर से चलते हैं हम, हमें क्या लोड मिलता है पहले 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन मिला अपने को अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ फॉर्मूले के साथ पुट करेंगे, टोटल लेंथ अपनी 10 इंटू रिमेनिंग लेंथ, इसके बाद कितनी लेंथ बच गई, ये तो चार, तो हम चार तक तो हम आगे, इसके बाद कितनी बच गई, 2 और 4, 6 इंटू 6। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लस अगला लोड अपने पास आया 10 अपॉन रिमेनिंग लेंथ, वो टोटल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ कितनी थी, 10 इंटू रिमेनिंग लेंथ 4, ठीक। तो हमने यही निकाल लिया कि आर बी हो गया अपना, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 12 प्लस 4 इक्वल टू आर बी की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब आर ए देखते हैं कि एक बार तो हमने आर बी की निकाल लिया, अब आर ए देखते हैं कि अब हमसे कोई पूछे कि बी कॉलम पे या बी सपोर्ट पे कितना लोड आएगा, तो बी पे आएगा 16, ठीक है। अब देखते हैं आर ए की तरफ, तो आर ए की तरफ से जब हम चलते हैं तो पहले 10 मिलता है अपॉन टोटल लेंथ इंटू रिमेनिंग लेंथ, 2 और 4 6 लेंथ बच गई अपनी टोटल, रिमेनिंग लेंथ अपनी बच गई 6, प्लस आगे बढ़ते हैं तो 20 न्यूटन मिला, टोटल लेंथ अपनी 10 हो गई, और कितना बच गया 4 इंटू 4, तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल लोड कितना था अपने पास, 10 और 20 इज इक्वल टू 30, टोटल लोड 30 था हमारे पास, तो हमारे आरबी पे, आरबी ने कितना लिया 14, आरबी ने लिया अपना 16 और आर ए ने लिया 14, तो कितना हो गया 30। मतलब हमने जो क्वेश्चन किया, अपनी रिएक्शन निकाली, वो सही आ रही है, हमारी टोटल लोड से मैच हो रही है। कभी भी क्रॉस चेक करना हो तो हमने आर ए निकाला, आर बी निकाला, और टोटल तो देख लिया कि ऐड करने पे टोटल आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो, टोटल लोड आ गया अपना आर ए प्लस आर बी, ठीक है। अब इसे चेक करने का एक और तरीका है कि टोटल लोड, जैसे बता रहा हूँ कि आर ए आर बी देखा हमने, तो आर ए आर बी अपना क्या था, 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। यहाँ हम इसे देख सकते हैं कि अगर हमें एक निकालना है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, तो छोड़ो, चलो बाद में बताता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे चीजें आएंगी समझ में। अभी आर ए आर बी सबकी समझ में आ गया, किसी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, आर ए आर बी समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो अपना अभी एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसे करो, फिर मुझे बताना, ठीक है।
एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, सब उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आर ए आर बी की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। और आर ए आर बी के जब भी बुक्स वगैरह में देखोगे ना, तो तुम्हें इतना लॉन्ग मेथड है आर ए आर बी निकालने का कि वो इजीली समझ में नहीं आता कभी भी। ये शॉर्ट मेथड है इसका, कभी भी तुम सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहो, मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा, इनकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आर ए आर बी मुझे निकाल के भी सभी बताएंगे। which we normally take in robotics is the load which is applied at the end effector. Or you can say that end of the wrist, you have end effector, which is nothing but the hand, and the end effector. अरे आरबी की वैल्यू कोई आई नहीं तेज। स्क्रीन अब भी नहीं दिख रही। अब दिखाई दे रही होगी स्क्रीन, देखो।
आरवी की वैल्यू आई किसी की नहीं आई? आरवी की वैल्यू सुशील की नहीं आएगी। चलो देखते हैं एक बार करके, ठीक है। ट्राई किया, अच्छी बात है। अब देखो, आरवी निकालते हैं अपना। तो इधर से चलते हैं बी साइड से पहले। सब ध्यान से सुनो, रंजित ध्यान से देखना, ठीक है। कि अपना फॉर्मूला क्या था, लोड अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। तो अपना सबसे पहले लोड मिला हमें 2, अपॉन टोटल लेंथ कितनी है 4, इंटू रिमेनिंग कितनी बच गई 3, ठीक है। प्लस टोटल लोड अपना अगला आगे बढ़े इस लोड से आगे, तो हमारे पास कितना मतलब 4, ठीक है। 4 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है 4, इंटू रिमेनिंग लेंथ कितनी है 2, फिर आगे बढ़े प्लस हमें मिला 2 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है 4, इंटू रिमेनिंग कितनी है 1, ठीक है। अब सॉल्व करो इसे। वन बाई टू, या इसे सीधा हो गया ये 3/2 प्लस 2 प्लस 3/2, ठीक है। सॉल्व करो इसे। 1/2 होगा ये। अब सॉल्व करो, देखो।
इसे देखो सुशील, ये इस तरह होगा तुम्हारा सॉल्व, ठीक है, क्योंकि पेंट में मैं तुम्हें लिख के ही चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। सारे के सारे रंजीत ध्यान से देखना, वो ये समझ में आ गया ना सबके। आरबी की वैल्यू 4 ही आएगी, सीधे आरबी की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो आरबी की वैल्यू अपनी क्या है, 2/4 × 3, ठीक है। हम इधर से चले तो अपना 2/4 आया × 3, सिंपल अपना 2/4 × 3 प्लस 4/4 × 2 प्लस 2/4 × 1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6/4 × 3 प्लस 4 की 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 8/, ये नहीं आएगा, 8/4, तो प्लस नेक्स्ट बढ़ेंगे, 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, 2 ही रहेगा, 2/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 4 हो गया, तो 6 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 16/4, तो 4/4 तो मतलब 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो आरबी की वैल्यू कितनी आई, 4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसी तरह एक बार आर ए की ट्राई करो कि आर ए की क्या आ रही है, ठीक है। रंजीत अब समझ में आया, रंजीत? रंजीत, सर। रंजीत, हाँ सर। रंजीत, हाँ सर, आ रहा है समझ में। ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ नितेश बोलो। आर ए की वैल्यू 4, आरबी की वैल्यू 4, ठीक है, दोनों की 4/4 होगी, ठीक है। इसी तरह ये हाँ अपने सर। का आर ए आरबी निकालेंगे, ठीक है। तो हमें आर ए आरबी की वैल्यू पता पड़ गई। हाँ सर। अब देखो, पहला स्टेप तो हमारा हो गया यहीं कंप्लीट। हम्म। एक क्वेश्चन आज पूरा करके देख लेते हैं, जितना हो जाता है उतना, फिर उसके बाद पहले आर ए आरबी की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन अपना आता, ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ गिवन फिगर या गिवन बीम। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बताओ क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 चीजें हैं, अपने दोनों लोड हैं, मतलब दोनों सपोर्ट हैं और 3 लोड हैं,
ठीक है, तो हमने आर ए आर बी की वैल्यू निकाल ली, चार चार दोनों की वैल्यू आई। अब हम देखते हैं शियर फोर्स की वैल्यू, कि शियर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आरबी की वैल्यू कितनी आई थी, 4। ठीक है, अब क्या होता है शियर फोर्स निकालने के लिए, देखो शियर फोर्स एट बी पॉइंट। ठीक है, अब इन्हें सबको हम पलट दे लेते हैं, जैसे ए है बी है, तो हम इसे कर लेते हैं सी डी ई। ठीक है, तो बी पॉइंट पे देखते हैं अपनी वैल्यू कितनी आई थी आरबी की, 4। ठीक है, अब देखो इसे डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं पहले। ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, हम यहाँ खड़े हैं, आरबी की वैल्यू ही देखेंगे। आरबी की वैल्यू आई तुम्हारी 4, तो हमने 4 आगे बढ़ा दिया मान के। ठीक है, अभी हमने 4 बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम क्या आता है अगले पॉइंट पे जब हम आए, तो हमें यहाँ मिल गया 2, ऊपर से आता हुआ। यहाँ हम देख रहे थे हमारी नीचे से वैल्यू कितनी आ रही है अपनी। ठीक है, सपोर्ट पे कितनी वैल्यू है, सपोर्ट पे हमारा 4 था, ऊपर से हमें मिलता है 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 हमारा 4 था हमारे पास, 2 हमारे पास आ गया, तो हमारा 2 कम हो गया। ठीक है, मम्मी जोड़ दा। तो ये हो गया अपना, देखो इस तरह लिख लेते हैं शियर फोर्स एट ई पॉइंट। ई पॉइंट पे हमारे पास 2 आया, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। ठीक है, ये तो 4 है अपनी लाइन, तो 4 तक लेके आए। हमने 2 माइनस कर दिया। ठीक है, ये 2 आ गई। उसके बाद देखो कि शियर फोर्स है डी पॉइंट एट डी पॉइंट। डी पॉइंट पे क्या था हमारे पास, 2 तो था ही हमारे पास ई पॉइंट पे, वहां हमें जाके मिल जाता है 4, और तो -4 इज इक्वल टू -2। हमारे पास कितना रह गया, -2। अब ये वाली लाइन हमारी 0 0 पे थी, हम +4 लेके गए, फिर हमें 2 मिला, तो हमने 2 माइनस कर दिया अगले ई पॉइंट पे। फिर हमें क्या अगले पॉइंट पे आके मिला 4, तो हमने वो -2 में चला जाएगा। इस पॉइंट पे देखो 4 मिला था, इस पॉइंट पे 2 मिला था, तो यहाँ हमारे पास 4 था, हमें 2 मिला, तो हमने उसमें माइनस कर दिया 2, तो हम यहाँ 2 पे आ गए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे आए, तो हमें 4 मिला, तो माइनस में चले गए 2। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे
आगे बढ़े हम। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचे तो हमें 2 और मिल जाता है। ठीक है, 2 हमारे पे -2 पहले से ही था, अब कितना हो गया -4। तो इस तरह से होता है इसका शियर फोर्स डायग्राम। इस पे हम वैल्यू भी लिख देते हैं अपनी। तो ये तो अपनी हो गई 4 किलो न्यूटन, ये अपनी कितनी हुई 2 किलो न्यूटन, ठीक है 2 किलो न्यूटन यहाँ भी आई। तो इस पॉइंट पे आके हमें 2 और मिला था, तो हमने यहाँ क्या हो गया -2। इस वाले पॉइंट पे कितनी हो गई -4 किलो न्यूटन। तो ये अपना शियर फोर्स डायग्राम होता है। इसके बाद फिर एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बनता है। तो अब ये इतना ही रखो, नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अभी शुरुआत में। तो हम पहले कल भी यही सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग अगर कैंटिलीवर होता है तो, या पॉइंट लोड आता है, या फिर अपना यूवीएल होता है, या यूडीएल आता है। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद में तुम्हें ट्राई करूंगा कि या तो बोर्ड पे न्यूमेरिकल कराए जाए, या रजिस्टर पे कैमरा लगा के फिर न्यूमेरिकल कराए जाए। ठीक है, सुशील आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। सुशील, हेलो। Difference between a no roadside सुशील, mechanical and an engineer to reduce that factor of हेलो। damage. बोलो So that बोलो is बोलो। the point which I'm trying to bring here is that we have to consider all this information and ठीक है, तो कल अब ये चीजें अपने रजिस्टर वगैरह में नोट कर लेना। ठीक है, और कल इसी तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, robotics, industrial robotics course. ओके। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, कल देखते हैं फिर। ठीक है, ठीक। कल तुम्हारी 11 बजे क्या है कि क्लास होगी एक, तो ये वाली क्लास को हम 9:30 बजे लेंगे। और 11 बजे दूसरी क्लास होगी PC 100 की। सब अपने फोन में, रंजीत वगैरह सब अपने फोन में जूम ऐप इंस्टॉल कर लो। मैं कल तुम्हें अपनी आईडी वगैरह दे दूंगा, किस आईडी से वो करनी है। तो जूम अपने फोन में जूम ऐप इंस्टॉल कर लेना।